नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रसूल सेवा संघ, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब वो पीएफआई से दो हाथ करने के लिए तैयार है। वो दो हाथ कैसे करेगा? सामंजस्य बिठाएगा। किन लोगों के बीच? जो पीएफआई की विचारधारा से सहमत नहीं है, आसमानी लोगों के बीच में। जिन लोगों ने अफजल को आतंकी नहीं माना, लादेन को आतंकी नहीं माना, इनका मानना है कि इनमें ज्यादातर लोग जो है वो इसके हिंसक गतिविधि के पक्षधर नहीं है। उनके बीच आरएसएस अब पैठ बनाएगा। आरएसएस ने माना कि हिजाब का विवाद जो राष्ट्रीय मुद्दा बना, इसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका रही और ये अल्पसंख्यक छात्राओं को हिजाब के लिए बरगलाने में सफल रहा। इसके लिए दूसरा इनका बड़ा कदम क्या है कि जो दक्षिणी राज्य हैं वहां एबीवीपी की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, अक्सर सुनते हैं एक्सपोज हो गया। जो इस सरकार में लोग एक्सपोज ज्यादा होते हैं, वो भी ऐसा ही काम करने जा रहा है। देश भर में कार्यक्रम करेंगे ताकि पीएफआई को एक्सपोज कर दे, क्योंकि इनका प्लान है कि जो उनकी गतिविधियां हैं वो लोगों के बीच सामने लेकर जाएंगे, जैसे कि ये लोग विपक्ष में हों। बात है सरकार की, जो इन्हीं के लोग सरकार में बैठे हुए हैं। पीएफआई हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी पहले इतना चर्चित नहीं था, एक हैदराबाद का सांसद था, एक दो विधायक वहां रहे होंगे, लेकिन देश भर में उसकी गतिविधि बढ़ गई। कहां कितनी सीटें आती हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आजादी भी एक बार में नहीं मिली थी। जो पीएफआई है या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, सबका विचारधारा जिन्ना वाला विचारधारा है। ये लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जो तमाम छोटे मोटे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनके प्रभाव को कम करने के लिए इनकी कुकर्मों के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। पीएफआई केरल से शुरू हुआ था, दक्षिणी राज्यों में उसका प्रभाव बढ़ गया, अब वो पूर्वी राज्यों में भी पांव पसार रहा है। उसका स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो इंस्टीट्यूशन में लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और पीएफआई हिंसक गतिविधि को अंजाम दे रहा है। सीए को लेकर जो दंगा हुआ यूपी में, उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध थी। हिमंता बिस्वा शर्मा दो बार मांग कर चुके हैं कि इसको बैन किया जाए, लेकिन बैन नहीं होगा। चुप्पी साधे रहेंगे, जन जागरण करेंगे ताकि ये बेनकाब हो जाए। अब यहां मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने क्या फायदा बैन करके? अगर मान लो कि मोदी जी बैन कर भी देते हैं तो दूसरे नाम से बन जाएगा, जैसा कि पहले सिमी था। सिमी को बैन कर दिया गया तो वो पीएफआई बन गया, तो इसके लोग किसी और संगठन में चले जाएंगे, किसी और नाम के साथ सक्रिय हो जाएंगे। तो ये स्थायी समाधान नहीं है। तो फिर स्थायी समाधान है क्या? जो ये कर रहे हैं उसे चुपचाप सहते रहो। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर इनके निशाने पर इन्हीं लोगों के कार्यकर्ता होते हैं और वो मारे भी जाते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि ये कुछ बोल दिए तो फिर मामला डीएनए वाला हो जाता है। जब डीएनए एक है तो इतना तो बर्दाश्त करना बनता ही है। वैसे भी ये देश हिंदू राष्ट्र की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ी मोड़ी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी। जो लोग लगातार दे रहे हैं और बिना कुर्बानी दिए हुए आजादी तो मिलती नहीं है, या फिर कोई बड़ा काम होता नहीं है। तो संघ के लोग इस चीज के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं। ये जो मोहन भागवत टाइप जैसे लोग हैं, इन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। एसी में होते हैं, बाहर निकलकर कुछ बयान दे देते हैं। अब इनके समर्थकों की माने तो एक बड़ा कदम है, जिसे समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, जिन जिन लोगों ने इन्हें शरण दी उसका इन लोगों ने अर्थ ही निकाल दिया। कभी गांधी ने भी कोशिश किया था कि हम भरोसा जीतेंगे, 30 साल भी नहीं लगा, देश का बंटवारा हो गया। गांधी के लड़के को आसमानी लोगों ने अगवा कर लिया और उसे मजहबी बना दिया। गांधी बड़े रोए, गिड़गिड़ाए। उसके बाद उनका लड़का मिला जो मजहबी हो चुका था, उसका शुद्धि करवाया गया। आज ये गांधी का नाम बेशक लेते हैं, लेकिन जब ये गांधी के नहीं हुए, राजा दाहिर सेन के नहीं हुए, राजा दाहिर सेन ने भी पनाह दे रखी थी, और आज ये लोग राजा दाहिर सेन को गाली भी देते हैं। उसी में एक किरदार है बप्पा रावल।
जो इन लोगों को अरब तक खदेड़ कर आए। उसके बाद लगभग भारत पे 400 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुए। तो इतिहास से सीखने की जरूरत है, और जब हम इतिहास से सीखते नहीं है तो वही इतिहास खुद को रिपीट करता है। तो जैसे हालात 1947 से पहले भारत के थे, आज उससे भी विकराल हालात है। उस समय तो उनके पास ऑप्शन था कि देश का वो बंटवारा कर सके, लेकिन आज बंटवारे का कोई जगह नहीं है। देश के ऊपर कब्जा करने की पूरी तैयारी है, लेकिन तब तक सामंजस्य का खेल चलता रहेगा जो कि आरएसएस कर रहा है। अब देखिए पीएफआई बेनकाब हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर स्वतः लगाम लग जाएगा, आसमानी लोग उसके खिलाफ झंडा उठा लेंगे। तो भी देखते चलिए होता है क्या। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।